जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शुभम जैन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12th की यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड के एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। अगर आपको याद हो, इससे पहले भी हम एक इसी तरह की डेरिवेशन कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमारी हेडिंग थी वो थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन चार्ज स्फेरिकल शेल, और आज हमारी हेडिंग है नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो वो पता होना चाहिए, उसी के बाद इस टॉपिक को करने में मज़ा आएगा। अगर बात करें, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक शैल थी, एक शैल इन द सेंस एक स्फीयर कह सकते हैं, चूड़ी टाइप में, एक कंगन टाइप में इस तरह का था, जिस पे हमने जितना भी चार्ज दिया था वो सारा का सारा बाउंड्री पर क्या हो गया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। क्या हो गया था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। लेकिन आज जो हमने लिया है दैट इज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब आज जो ये है आपका, जैसे आपकी कह सकते हैं लड्डू होता है ना, लड्डू खाने वाला लड्डू, मुँह में पानी आ गया होगा तो एक लड्डू होता है ना, लड्डू क्या होता है, बाहर से तो नहीं होता, अंदर से भी तो होता है ना उसके अंदर, यानी कि बेसन का लड्डू, तो बेसन का लड्डू अंदर से भी भरा हुआ होगा ना। तो बस ये वही चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अंदर से भी भरा हुआ है। तो जब आप चार्ज दोगे तो वो सारा चार्ज सिर्फ बाउंड्री पर नहीं आएगा, वो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, उस बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि वो सारा चार्ज कहाँ होगा, वो सारा चार्ज बॉडी के हर एक हिस्से पर होगा। तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। समझ पा रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जो चार्ज आपने दिया था वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर था, सारा का सारा चार्ज बाउंड्रीज पर था, क्योंकि बीच में से तो खोखली थी, होलो था ये, तो बीच में तो चार्ज आएगा नहीं। तो ये था। लेकिन सॉलिड स्फीयर में मतलब क्या होता है कि वो अंदर से भी भरी होती है, तो जिस वजह से जो भी चार्ज आप उसको दोगे वो बाउंड्री पर ना होकर वो कहाँ हो जाएगा, वो उस बॉडी के हर एक हिस्से पर, यानी कि अंदर भी वो चार्ज हो जाएगा। तो इसमें और इसमें फिर डिफरेंस किस चीज का होगा? अगर हम बात करें पॉइंट P यहाँ पर ले लें आउटसाइड, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने लिया था, और ऐसी पॉइंट P में यहाँ पर ले लूँ इसके बाहर, तो ये दोनों तो आपके रिजल्ट क्या देंगे, सेम देंगे। क्यों? क्योंकि जितना अगर आपने सपोज दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जितना चार्ज इसके पास है उतने चार्ज इसके पास है, जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका, यानी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा चार्ज ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये भी सारा चार्ज ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी। लेकिन लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जब हमने पॉइंट इनसाइड लिया था तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी ना। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 0 आया था। लेकिन अगर यहाँ पर पॉइंट P लेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, क्या वो भी 0 होगी या कुछ और होगी? तो वही देखना है आज हमें इस टॉपिक के अंदर। अच्छा बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों आया था? क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं था। जब आपने यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाई थी तो उस गॉसियन सरफेस पे कुछ के अंदर कोई चार्ज ही नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं गॉसियन सरफेस बना दूँ तो क्या यहाँ भी कोई चार्ज नहीं होगा उस गॉसियन सरफेस के अंदर? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? देख लो, ये रहा सारा चार्ज, ये अंदर जो इसके होगा, ये क्या इसके अंदर चार्ज नहीं होगा? तो इस बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? नहीं, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। कितना भी हो, अलग हो, सेम हो, कुछ भी हो, लेकिन होगा जरूर।
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमें उसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और वही हमारी हेडिंग हो जाएगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। आउटसाइड वाला केस दोनों का सेम रहेगा, बट इनसाइड वाला केस दोनों का अलग हो जाएगा। इसका तो जीरो हो ही गया था, हम देख चुके हैं। इसका कितना होगा वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। यानी कि एक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर है और उसको हमने एक चार्ज दे रखा है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस सरफेस पर, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। तो हमने क्या किया, कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो। यानी कि हमने सबसे पहले एक सिंपल सॉलिड स्फीयर को कंसीडर किया। ये रहा हमारे पास क्या, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी सेंटर क्या माना हमने, सेंटर माना हमने इसका O, और इसकी रेडियस हमने कितनी मानी, हमने इसकी रेडियस मानी दैट इज कैपिटल R। तो कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। इसको हमने चार्ज दिया हुआ, वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो उसकी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि जब कोई सॉलिड होता है तो सॉलिड का मतलब इन द सेंस कि जब वो अंदर से ठोस होता है तो उसकी एक वॉल्यूम होती है, और जब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलोंग द वॉल्यूम तो वो बन जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो। इसको हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये हो गया। सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली यहाँ पर क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यानी कि हर जगह यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज आपका आ चुका है। ठीक है, इस तरह सारा चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो अब क्या किया, फिर आगे बढ़ते हैं। We want to find the electric field at a point P lies inside the sphere। हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ पर, एक पॉइंट P पर जो कहाँ पर है, उस स्फीयर के अंदर। तो मान लिया सपोज ये है हमारा वो पॉइंट P जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, जो कितनी डिस्टेंस पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर O। जो सेंटर से कितनी दूरी पर है हमारा, वो हमारी सेंटर से कितनी दूरी पर है, हमने मान लिया कि इतनी दूरी पर हमारा स्मॉल r की डिस्टेंस पर है। क्लियर है। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो जब गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मानना पड़ता है, गॉसियन सरफेस माननी पड़ती है ना। तो एक गॉसियन सरफेस हमने ये ले लिया, ये आ गई हमारी क्या, एक गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस कितनी, स्मॉल r। तो अब क्या होगा, देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की बात करें तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट P पे बात करें तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। और अगर मैं यहीं पर एक छोटा सा एरिया ले लूँ किसका, इस गॉसियन सरफेस का, कौन सा एरिया, ds वेक्टर, वो भी कहाँ है, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो हो जाएगा। और कॉस, अगर यहाँ पे थीटा की जगह हम कॉस जीरो कर दे तो कॉस जीरो होता है 1, तो ये कॉस भाग जाएगा यहाँ से। तो सिंपल क्या बचेगा, ई डी एस बच जाएगा। ठीक है, गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम में क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम बोलते हैं फाई ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्यू क्या है, क्यू है सारा चार्ज जो पूरी बॉडी के ऊपर है ना। लेकिन एक बात बताओ, क्या सारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा पॉइंट P पर? पॉइंट P पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या सारा चार्ज होगा? नहीं, सिर्फ वो चार्ज होगा जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, जो इस सरफेस के बाहर है। जैसे कि ये दिख रहा है ना आपको, ये जो बाहर चार्ज है, इसके बाहर दिख रहा है आपको चार्ज, ये वाला जो इस सरफेस के बाहर चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस, इस डॉटेड लाइन के बाहर जो चार्ज है वो तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ वो तो कारण नहीं बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण वो बनेगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। कि गॉस लॉ ने क्या कहा था कि वही फ्लक्स कंसीडर करेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, यानी क्लोज सरफेस के अंदर होगा। तो बाहर वाले को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो फिर हम यहाँ पर क्यू तो टोटल चार्ज है, तो क्या हम टोटल चार्ज ले सकते हैं? नहीं, हम टोटल चार्ज नहीं ले सकते। हमें कौन सा चार्ज लेना होगा? हमें वो चार्ज लेना होगा जो चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर है, ना कि
टोटल चार्ज। तो हमें क्या पता अंदर कितना है, तो हमने मान लिया कि इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू डैश। क्यू तो क्या है, क्यू तो है टोटल चार्ज, और क्यू डैश क्या है, क्यू डैश वो चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो क्या होगा, बट इन दिस केस द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज नॉट क्यू। ये गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज तो होगा नहीं भाई, ये तो नहीं होगा उसके अंदर, तो फिर क्या होगा, लेट इट बी सम वैल्यू क्यू डैश। तो मान लिया कि वो कितना होगा, वो होगा क्यू डैश, कुछ तो घटेगा ना, क्यू डैश होगा। देन इक्वेशन 1, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी जरा बताओगे, क्यू की जगह हम क्या ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे क्यू डैश, क्योंकि अंदर सरफेस के क्यू टोटल चार्ज नहीं है, अंदर वाला चार्ज और वो कितना माना हमने, क्यू डैश। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाई ई इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, वो वाली इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये भी फ्लक्स वो वाला, तो दोनों इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या कर देंगे, तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, कहाँ है सेकंड थर्ड, सपोज क्या ये इक्वेशन सेकंड हो गई और ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड, सॉरी वो थर्ड है, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या होगा, क्या हम सेकंड और थर्ड से ही लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। भाई यही तो करते आ रहे हैं अब तक हम सारी एप्लीकेशंस में, तो वही काम यहाँ किया। अब क्या होगा, अब जरा एक बात बताओ, क्या आपको क्यू डैश की वैल्यू पता है कितनी है, नहीं पता ना, क्यों कि क्यू डैश तो हमारा माना हुआ चार्ज है कि जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, वो उसकी वैल्यू हमने कहीं कंसिडर करी है, नहीं करी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्यू डैश को यहाँ से भगाना पड़ेगा, और वो कैसे भगाएंगे, वो भगाएंगे हम विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी कॉन्सेप्ट। किसके मदद से, डेंसिटी कॉन्सेप्ट से। कैसे, अगर बात करूँ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज तो वो किस में होगा, वो होगा टोटल वॉल्यूम में, यानी कि टोटल चार्ज किस में होगा, पूरी वॉल्यूम में। सारा चार्ज किस में मिलेगा, पूरी वॉल्यूम में। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो गई, डेंसिटी हो गई ना। अब डेंसिटी तो सारों की भी उतनी होती है, छोटे से हिस्से की भी उतनी होती है, एक हिस्से की भी उतनी होती है, 10 हिस्से की भी उतनी होती है, सबकी बराबर होती है। तो अगर अंदर की बात करूं तो अंदर का चार्ज कितना है, तो क्या लिखेंगे, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस अपॉन, अपॉन में क्या, अपॉन वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं, जब टोटल चार्ज था तो टोटल वॉल्यूम थी, और जब सिर्फ अंदर का चार्ज था तो सिर्फ अंदर की वॉल्यूम ले लेंगे। डेंसिटी का मतलब ये तो टोटल अपॉन टोटल, तो टोटल अपॉन टोटल यहाँ पे किया, और गॉसियन सरफेस का अपॉन गॉसियन सरफेस का वो यहाँ पे कर दिया। जरा बताओ टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है हमारे पास क्यू, अभी तो बताया था टोटल चार्ज कितना है हमारे पास क्यू। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। जरा बताओगे रेडियस कितनी होती है, रेडियस अगर बात करूं पूरे सरफेस की, तो पूरी सरफेस की रेडियस कौन सी है, यही तो है कैपिटल वाली। तो क्या कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, इज इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड द सरफेस। जरा बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, अभी तो माना क्यू डैश, तो कितना चार्ज है अंदर, क्यू डैश अपॉन वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। अरे गॉसियन सरफेस भी तो स्फेरिकल ही है, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इस बार रेडियस किसकी लेंगे, गॉसियन सरफेस की, और गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो क्या कर देंगे, स्मॉल आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो क्यू डैश चाहिए। तो क्या यहाँ से आप क्यू डैश की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो क्यू डैश कितना आ जाएगा, ये आर इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो हो जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। यही तो होगा भाई। इस क्यू डैश की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर भेज देता हूँ, क्यू डैश ये आ गया, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 4, और इस 4 को उठा के यहाँ पे पुट कर देता है इक्वेशन नंबर 5 में, क्योंकि हमें क्यू डैश को भगाना है ना। तो क्यू डैश को भगाएंगे कैसे, इससे। तो क्या करेंगे, पुट 4th इन 5th,
तो क्या हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू किसके बराबर था, क्यू डैश, और क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, क्योंकि क्लोज इंटीग्रल किसका करना है, सरफेस का, तो डी एस अंदर रह जाएगा, क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन आर क्यूब। जरा बताओगे ds क्या है, ds है इस गॉसियन सरफेस का छोटा सा पोर्शन, और कंप्लीट इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल एरिया, और टोटल एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, मैथ्स में पढ़ा है। तो ये क्या हो गया, e, और ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब r छोटा लें बड़ा लें, किसका एरिया निकाल रहे हो, गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल r, तो क्या लेंगे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू q इंटू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्लियर। इस r स्क्वायर से ये पावर खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर अपॉन आर का क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यानी कि इस पॉइंट P पर जो कहाँ पे है, अंदर है, इनसाइड है, वहां पर कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, समझ में आया, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मुझे क्लियरली एक बात दिख रही है, क्या दिख रही है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली किसके, आर के। किसके डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, आर के। देख लो आर क्या है, आर इज द सेपरेशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, पॉइंट की सेंटर से दूरी। तो जब आप अंदर इस शैल के अंदर रहोगे, इस शैल के अंदर रहोगे, यानी कि इस सॉलिड स्फीयर के अंदर रहोगे, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आर इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप इंक्रीज करते करते कहां पहुंच जाओ, बाउंड्री पे, कहां पहुंच जाओ, बाउंड्री पे, तो बाउंड्री पे जाके क्या होगा, जरा देखना ये फॉर्मूला क्या बने। चलो इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में अभी करेंगे आगे। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब इसी को मैं जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो एक प्रॉपर तरीके से कर लेते, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आया। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो क्या है, E इज इक्वल्स टू है हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यू, यही तो है। अगर डायग्राम की बात करें, डायग्राम कैसा था, कुछ इस तरह से था। ये एक सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे आपने चार्ज दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका ये सेंटर है, और इस सेंटर की रेडियस कितनी मानी, कैपिटल आर मान रखी है आपने, और एक पॉइंट लेंगे हम। अब जरा एक बात देखो यहाँ पे, ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द रेडियस, किसकी रेडियस, ऑफ गॉसियन सरफेस। किसकी है ये, आपकी गॉसियन सरफेस की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान समझना। कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर भी रेडियस है, किसकी, ऑफ सॉलिड स्फीयर। किसकी है ये, आपके सॉलिड स्फीयर की। दिख रहा है कैपिटल आर इज द रेडियस सॉलिड स्फीयर। तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो मुझे दिख रहा है कि E प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली किसके, स्मॉल आर के। क्या मतलब अगर पॉइंट आपने वो पॉइंट यहाँ लिया, इस जगह यहाँ पे लिया आपने, और फिर आपने पॉइंट यहाँ लिया, और फिर पॉइंट आपने यहाँ लिया, तो 3 पॉइंट ले लिए, P1 P2 P3, मान ली 3 पॉइंट हमने ले लिए। तो P1 की जो दूरी है सेंटर से वो कम है, P2 की ज़्यादा है, P3 की और ज़्यादा है। तो ये जब आपकी सेपरेशन, ये वाली जो सेपरेशन है जब आपकी वो इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, P2 पे उससे ज़्यादा होगा, P3 पे उससे भी ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन। लेकिन होते होते अगर आप पहुंच जाओ उसकी बाउंड्री पे, यहाँ पे आ गए हम, बाउंड्री पे आ गए, तो बाउंड्री पे जब आओगे तो जरा देखना ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा ना, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के, क्योंकि बाउंड्री में पहुंच चुके हो आप, तो बाउंड्री की तो रेडियस हमारी कैपिटल आर है, तो वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर।
सॉरी आर क्यूब, तो ये खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम। यानी कि सेंटर से जब चले थे और बाउंड्री तक जब पहुंच रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इंक्रीज हो रहा था, और इंक्रीज होते होते बाउंड्री पे जब हम पहुंच गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब अगर आप इस बाउंड्री से बाहर कहीं जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से इन्वर्सली डिपेंड हो चुका है किसके, आर स्क्वायर के। तो यानी कि इस पॉइंट के बाद अगर अब आप कहीं जाओगे आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कैसे घटेगा, वो बिल्कुल वैसे ही घटेगा जैसे आपका स्फेरिकल शेल घट रही थी, कैसे 1/r स्क्वायर के बेसिस पर। क्लियर। तो अगर आप सेंटर ओ से चलते हैं और बाउंड्री तक जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग द सेपरेशन। यानी कि अगर आप सेपरेशन को इंक्रीज करोगे तो वो इंक्रीज होगा, लेकिन कहां तक, बाउंड्री तक। बाउंड्री पे जाके वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप फिर भी आगे गए तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो बच्चों इसका ग्राफ बनाना, तो ग्राफ कैसे बनेगा, अभी हमने देखा ना कि सेंटर से जब हम बाउंड्री तक गए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था। क्यों हो रहा था, कि बाउंड्री तक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आर के साथ रिलेशनशिप थी वो ये थी। ये कहां तक है, ये है फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री, सेंटर से बाउंड्री तक यही काम होना है। तो क्या होगा, सपोज किया ये सेंटर है ओ, आपने आर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, करते करते आप यहां आ गए, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज आर इज इक्वल टू आर। यानी कि यही वो पॉइंट है, क्या है, बाउंड्री का। कौन सा पॉइंट है आपका, बाउंड्री का। इससे पहले क्या होगा, सब कुछ इनसाइड होगा, और इसके बाद सब कुछ कैसा होगा, आउटसाइड होगा। तो जरा बताओ कि इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड में आर इंक्रीज होने पर ई भी इंक्रीज होगा ना। तो यानी कि ये हुआ, जैसे जैसे आप आर इंक्रीज कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और बाउंड्री पे आकर वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यानी कहां पे है वो, मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम होगी। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये कहां पे है, ये है आउटसाइड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा आर इंक्रीज करने पर, तो वो अब घटना स्टार्ट हो जाएगा, ये हो गया। तो कुल मिला के यहां से यहां तक E कैसा रहा, प्रोपोर्शनल रहा आर के। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका इनसाइड। क्या हुआ आपका, ये इनसाइड। इस जगह पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, वो हो गया E मैक्सिमम। कैसा हो गया, मैक्सिमम। और ये कहां पे होगा, ये होगा बाउंड्री पर। कहां पे होगा, बाउंड्री पर। और उसके बाद E जो है वो क्या हो गया, वो इन्वर्सली डिपेंड हो गया किसके, आर स्क्वायर के। और ये कहां पे होगा, ये होगा आउटसाइड। तो ये हो जाएगा हमारा इस नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का ग्राफ। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा इसी के साथ कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है कि हाँ आपको आज का लेक्चर फ्रूटफुल हुआ है, देन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।